हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम 29 जून को हुए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का मिला करके एग्जाम सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर समझने वाले कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो क्या थे। तो आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किए हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। गाइस देखो, नेट एग्जाम होने के बाद एक प्रॉब्लम जो कि काफी सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं कि नेट एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया बट उसके बाद टीचिंग जॉब वैकेंसीज कहाँ निकल रही, कैसे अप्लाई करना है वो उनको पता ही नहीं चलता, इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो गाइस मैंने प्लान किया है कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम के बाद भी टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो है वो अपडेट देता रहूंगा। साथ में पीएचडी के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे इस तरह के जब भी हम अपडेट लेकर के आए तो मिस ना हो और आपके लिए आगे की जो जर्नी है वो आसान बनी रहे। सो गाइस देखो, क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में रिसर्च प्रोसेस के ऊपर। ये मैं मॉर्निंग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का मिला के एक साथ करवा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो गाइस देखिए, यहाँ पर रिसर्च प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है, रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। फिर रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आपका पहला स्टेप होता है। फिर लिटरेचर रिव्यू दूसरा स्टेप, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस बनाना थर्ड, रिसर्च डिजाइन बनाना, फिर उसके बाद सैम्पलिंग डिजाइन करना, फिर डेटा कलेक्शन एनालिसिस हाइपोथेसिस टेस्ट करना, उसके बाद रिजल्ट ड्रॉ करना, कंक्लूजन, और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग भी आती है। तो इसके रिगार्डिंग गाइस जो है क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। एक नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आई थिंक इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था ये। तो इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना था। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी था सवेरे जब मैंने इसका एग्जाम एनालिसिस किया था। तो सिंपल सीरीज थी ये। इसमें मेरे को 8 है, जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले वाले टर्म का यूज करके बनाया जा रहा है। जो 9 है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा 8 प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद जो 13 है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद जो 22 है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा 13, यानी जो पिछला टर्म है 13 प्लस 3 का स्क्वायर। उसके बाद 38 जो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा 22 प्लस 4 का स्क्वायर। यानी जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा 38 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 38 उसमें ऐड कर दो, 8 5 13 का 3 हाथ लगाए, क्योंकि 5 63। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इस तरीके से इस सीरीज को करना था और आई थिंक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। इजी इजी क्वेश्चन ही था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, तो आप चाहते हैं इसको बाद में भी समझ सकते हैं वीडियो पॉज करके। एक क्वेश्चन गाइस, स्पेयरमैन की कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ 6 कैंडिडेट, यानी कि n की वैल्यू आपको 6 दे दी, 6 कैंडिडेट की बात की जा रही है। इन टू क्राइटेरिया 21 द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है आपको। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू गिवन है कितनी, 21। तो जो सम ऑफ स्क्वायर होता है सिग्मा डी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 21 है, और n की वैल्यू 6 गिवन है। आप इस सिंपल वैल्यू फॉर्मूला को पुट करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी इस फॉर्मूला के ऊपर तो पहले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन एन स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये स्पेयरमैन कोरिलेशन का फॉर्मूला है आपका। तो इसमें सिंपल वैल्यूज को पुट करना है ना। 1 माइनस 6 जो फॉर्मूले का है, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 21 है, तो 21 आ जाएगा, डिवाइड बाय एन एन स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1। बस अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो गाइस देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 कम 6 और 6 दूना 12, 126 हो गया ऊपर, है ना, 126 हो गया ये आपका। और नीचे हो जाएगा आपका और 36। यहाँ पर एक में 35 बचेगा, 35 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आगे 6 रखा हुआ है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, 1 माइनस 126 अपॉन में, या तो इसको डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, जैसे इसको शॉर्ट कर लो, जैसे 2 3 6 होता है, 2 6 12, 2 3 6, इस तरीके से, है ना। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 33 और नीचे बचा कितना, 5 3 15 के 5, यहाँ से लगाइए 3 3 और 10, 105। इसको डिवाइड कर दो, जितना निकल के आएगा उसमें से एक में से माइनस कर दो। तो आई थिंक ये आपका आएगा 0.6 0.4 निकल के आना चाहिए इसका आंसर, है ना। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको एक बार देख लेना गाइस किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, और इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम आएगा। इसके अलावा गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया था कोठारी, हंटर एंड कोलकाता कमीशन की क्रोनोलॉजी के ऊपर। तो सबसे पुराना आपका हंटर कमीशन ही है, 1882 में बना था, सर विलियम हंटर इसके चेयरमैन थे। फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बना, जिसको सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इसके जो चेयरमैन थे वो माइकल अर्नेस्ट सैडलर थे, 1917। फिर कोठारी कमीशन बना 1964 के आसपास। तो इसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, आई थिंक इसका आपने आंसर कर दिया होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इसको सिंपली आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी थी। तो गाइस ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था।
आपका क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम लोग राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं, 1948 में बना था, जस्ट आज़ादी के जस्ट एक नेक्स्ट ईयर। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना 1952 में, जिसको हम लोग मुदलियार कमीशन के नाम से जानते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, 1964। और उसके बाद बनी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। इसको रिप्लेस कर दिया है जो हमारी 2020 वाली NEP 2020 है ना, उसने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, आई थिंक ये शायद इवनिंग वाली शिफ्ट में रहा होगा, शायद मॉर्निंग में रहा होगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो सिंपल क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में बना, राधा कृष्णन इसके चेयरमैन थे। तो अगर आपने 2 या 3 भी मैच कर लिया ना, तो भी आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। तो इसलिए जो आपके ऑप्शंस गिवन होते हैं, आप उससे भी मैच करते हुए चीजों को कर सकते हो। तो गाइस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर राधा कृष्णन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, जिसको मुदलियार कमीशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। एजुकेशन कमीशन DS कोठारी 1964। और नेशनल नॉलेज कमीशन डॉक्टर सैम पित्रोदा, तो ये 2005 में बना है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली देखने को मिला है। फॉरेन यूनिवर्सिटी का सेटअप कैसे होता है इंडिया में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे देखो फर्स्ट स्टेप होता है अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना। यूनिवर्सिटी चेक करती है एलिजिबिलिटी को, उसके बाद अप्लाई करती है यूजीसी पे, यूजीसी पे, तो यूजीसी इवेल्युएट करती है, यूजीसी लेटर ऑफ इंटेंट इशू करती है, एस्टेब्लिश करती है इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी अपना। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू करने के बाद फिर काम आता है अदर चीज़ों का, जैसे स्टैट्यूटरी अप्रूवल लेने का, स्टार्ट एडमिशन, उसके बाद कंडक्ट एडमिशन प्रोग्राम, और फिर उसके बाद अवार्ड डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर है। बाकी एक बार देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शंस में क्या गिवन था क्वेश्चन के, उसके अकॉर्डिंग ही जो इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल, कोयले की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता चल पाया, बट इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिग्नाइट 60 से 70% इसमें कार्बन पाया जाता है। यंगेस्ट एंड लोएस्ट एनर्जी कोल होता है ये, इसमें हाई मॉइस्चर भी पाया जाता है। सब बिट्यूमिनस 71 से 77% कार्बन होता है इसमें, प्राइमरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। उसके बाद आता है आपका बिट्यूमिनस, 78 से 86% कार्बन पाया जाता है इसमें। हाई हीट वैल्यू, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोल फॉर पावर एंड स्टील मेकिंग। उसके बाद आता है एंथ्रासाइट, ये सबसे अच्छी किस्म होती है, हाईएस्ट रैंक में आता है। हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, बर्न क्लीनेस्ट विद द हाईएस्ट हीट आउटपुट। इसमें 97% तक कार्बन पाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था गाइस, आई थिंक शाम की शिफ्ट में क्वेश्चन था ये। स्टेटमेंट थी, एसिड रेन अकर्स विद इन एंड डाउन विंड ऑफ एरियाज ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और इसके बाद इसमें एक दूसरी स्टेटमेंट भी गिवन है, लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ एयरबोर्न पॉल्यूटेंट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इन एरियाज फॉर अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशन। तो गाइस देखो, जहां पर इंडस्ट्रियल एमिशन नहीं है बट वहां पर उस एरिया में लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है एयरबोर्न पॉल्यूटेंट का, मतलब हवा में उड़ते आ रहा है या फिर एनी अदर रीजन की वजह से, तो वहां पर भी एसिड रेन देखने को मिल सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही बोली जा रही है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही बात बोली जा रही है, बिकॉज जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ही आपके एक कॉजेज होते हैं आपके इसके एसिड रेन के, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बोथ जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। अब गाइस देखो, इसमें कुछ फैक्ट है जो कि आपको पता होना जरूरी, जैसे पीएच लेवल क्या होता है एसिड रेन का, या जो अदर चीजें, जैसे मेन पॉल्यूटेंट जो होते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही होते हैं। मेन यही पॉल्यूटेंट है जो कि कॉज करते हैं एसिड रेन को। इसके बाद एसिड जो फॉर्म होता है वो H2SO4 की वजह से होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होता है। ये मिल करके जो ये वाले पॉल्यूटेंट हैं, ये हवा में मिल करके, पानी में मिल करके क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं H2SO4, और HNO3 बन जाता है, जिसकी वजह से जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है। नॉर्मल पीएच रेन जो होता है बारिश का वो 5.6 होता है, और एसिड रेन का जो है वो 5.6 से नीचे हो जाता है, मतलब 4.4 या 4.5 इस तरीके से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक रेन हो जाती है। मेजर सोर्सेज क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स मेजर सोर्स होते हैं। इफेक्ट क्या होता है, डैमेज फॉरेस्ट, जंगल में पत्तियों पे गिरेगा तो नुकसान होता है उनका भी, क्रॉप का नुकसान, एक्वेटिक लाइफ यानी जो पानी में रहती है मछलियां उनका नुकसान, बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ताजमहल वगैरह, यहाँ पर इनका भी नुकसान होता है। सॉइल फर्टिलिटी,
इस वो भी खराब हो जाती है। तो मतलब कुल मिला के ओवरऑल अगर देखा जाए तो खराबी है हमारे लिए ये। इसीलिए बारिश का पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो उसका पानी मत पियो, बिकॉज पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, आज से 100 साल पहले, ये जितने भी पॉल्यूटेंट हैं ये सब हवा में नहीं फैलते थे। मतलब अदर देन नेचुरल रीजन जो हम लोग फैलाते हैं वो सब नहीं होता था। व्हीकल पहले नहीं थे, इंडस्ट्रीज पहले नहीं थी, है ना, पावर प्लांट नहीं लगे थे, तो ये सब नहीं फैलता था। तब आप डायरेक्ट बारिश का पानी पी सकते थे। बट आज के टाइम बारिश का पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है, आपका प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेज हो सकती है आपके अंदर के बॉडी पार्ट्स। कंट्रोल मेजर्स, लो सल्फर फ्यूल यूज करें, फ्यूल गैस। स्क्रबर्स बोलते हैं इसको हम लोग, डीसल्फ्यूराइजेशन को। कैटेलिक कैटेलिटिक कन्वर्टर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाए, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, इसका कंट्रोल किया जा सकता है इस तरीके से। प्रिंट टेलीग्राम, एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर का इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इनके जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रिंटिंग प्रेस, जो कि 1450 के आसपास जो है इन्वेंट हुई। टेलीग्राफ बना 1837, एंड उसके बाद टेलीफोन बना 1876, रेडियो बना 1895, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज टेलीविजन। ये इन्वेंट हुआ 1926 में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन्वेंट हुई 1962 में। देन इंटरनेट, जिसको अर्पानेट भी कहते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेज थी इंटरनेट की, यूएस आर्मी ने इसको बनाया था अपने आर्मी के लिए 1969। ईमेल इन्वेंट हुआ 1971 में। मोबाइल फोन 1973। वर्ल्ड वाइड वेब 1989। और इसके फादर कौन थे? टिम बर्नर्स ली। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले पूछा गया था। देन इसके बाद एसएमएस टेक्सिंग जो है वो जीएसएम है, जीएसएम स्टैंडर्ड जो स्टार्ट हुआ 1992 में। तो ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ओलिगोट्रॉफिक लेक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, एक ऐसी लेक जो जिसमें पानी बहुत क्लियर हो, है ना, जो लेक डीप है, कोल्ड है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है उसका, तो इसकी वजह से उसमें ज़्यादा कीचड़ नहीं है, जब ज़्यादा कीचड़ नहीं है, मडी नहीं है, इस वजह से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या है, वेरी लिटिल प्लांट वहाँ पर उगेंगे, या फिर एल्गी नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनिक मैटर ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। फिर आती है यूट्रोफिक आपकी लेक, जिसमें अच्छा खासा अमाउंट में जो है ये आपका होता है, क्या बोलते हैं इसको, कीचड़ वगैरह होता है, इसके अंदर मिट्टी होती है, तो इसके अंदर इस वजह से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, फॉस्फोरस होता है एंड नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पौधे उगते हैं, मछलियाँ रहती हैं, और बाकी चीज़ें जो है अच्छे से इसमें रह पाती हैं। मैसोट्रॉफिक में इसके बीच का रास्ता हो जाता है, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, ना बहुत ज़्यादा मडी होता है, बीच का यहाँ पर इसको बोला जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में आज। ई पोर्टफोलियो के ऊपर गाइस आज क्वेश्चन पूछा हुआ था। ई पोर्टफोलियो क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पोर्टफोलियो, इज ए क्यूरेटेड ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ योर वर्क, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। फार मोर देन अ स्टैटिक डिजिटल रिज्यूम, इट कंबाइंस मल्टीमीडिया इफेक्ट। जैसे इसमें इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो आप, विद पर्सनल रिफ्लेक्शन दैट शोकेस योर लर्निंग जर्नी एंड ग्रोथ ओवर टाइम। जो भी आपकी ग्रोथ हुई है, जो भी आपकी पर्सनल जर्नी रही है, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, सर्टिफिकेट्स, सब यहाँ पर आप एक साथ रख सकते हो, और उसको ऑनलाइन शो किया जा सकता है कहीं भी। गाइस, दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने आपको 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, जहां पर आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिल रहा है मिनिमम फीस में। गाइस, इस बार हम आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर हम आपको अच्छे से सिलेबस फिनिश करवाएंगे, रिवीजन होगी, और प्रॉपर तरीके से आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी होगी। तो अगर आप इतना कर लोगे तो आराम से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इस बार हम आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं दिसंबर 2026 सेशन में, कि आपका जो एग्जाम है वो इसी अटैम्प्ट में क्रैक हो जाए। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, तो एज आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, तो पेपर 1 में तो कोई भी इनरोल कर सकता है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो गाइस देखो, आज जो एग्जाम था मैनेजमेंट का, उसमें काफी अच्छा फीडबैक रहा है स्टूडेंट्स का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने जो रिवीजन क्लासेस ली थी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे, है ना, और कोर्स ने भी काफी हेल्प की। तो ये जो फीडबैक है, इस तरह का फीडबैक एस्पिरेंट से निकल के आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हम पढ़ाते हैं आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं। कि ऋतु करके स्टूडेंट है, इनका भी एग्जाम था आज मैनेजमेंट वाला, तो इनका कहना है कि मॉडरेट था पेपर इनका, और जो हमने इनको पढ़ाया था, जो प्रैक्टिस करवाई थी, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट चीजें एग्जाम में पूछने को मिली हैं, देखने को मिली हैं। थोड़ा पेपर लेंदी बन गया था इनका, और जो हमने इनको थियोरीज वगैरह करवाई थी, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे।
तो गाइज इस तरह का जो फीडबैक वो निकल के आया है यहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम आपको हमेशा एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं। एग्जाम टारगेटेड का मतलब यही होता है कि उतना पढ़िए, उस तरीके से पढ़िए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हम आपको दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को, और जब अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए विदाउट डिले। सो थैंक यू, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी एस्पिरेंट्स, एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।